बेलगाम मौलाना पर आखिर कार्रवाई कब? सवाल ये हो रहा है इन मौलाना को किसने छोड़ रखा है? जब मन है जो आता है बोलते हैं। ये मौलाना जर्जीस हैं, इस बार शिव जी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हमें देखने और वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक। और वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक। और वहां जितने भी अब सोचिए, बड़ी बात यह है कि मौलाना जर्जीस ने जो कहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है भगवान शिव के लिए, वो इतना आपत्तिजनक और अभद्र है कि उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। अब इनका बयान जब वायरल हुआ तो उसके बाद देखिए प्रदर्शन शुरू हुआ। लखनऊ की तस्वीर देखिए, लखनऊ में मौलाना जर्जीस के बयान पर लोगों में गुस्सा था। मौलाना का और पप्पू यादव का पुतला फूका गया है। अखिलेश यादव की सह पर इटावा में बैठकर एक मौलाना सनातन का विरोध करता है, हमारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र बोलता है। अब देखिए जरा, आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश। वहां भी मौलाना जर्जीस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे। और उसके बाद पुलिस पर शिकायत की गई है मौलाना के खिलाफ। पुलिस को कंप्लेंट दी गई है कि मौलाना पर कार्रवाई की जाए। अब देखिए जरा मौलाना क्या कह रहे हैं। यह है मौलाना जर्जीस। भगवान कृष्ण पर विवादित बयान देने वाले मौलाना ने फिर विवादित बयान दिया। जर्जीस अंसारी नाम के मौलाना ने अब शिव जी और ब्रह्मा जी पर टिप्पणी की। उसने शिवलिंग की पूजा पर सवाल उठाए और आपत्तिजनक बयान दिया। मौलाना के बयान पर हिंदू संगठनों, साधु संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है। इंदौर, भोपाल और लखनऊ समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। मौलाना जर्जीस अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग हो रही। इससे पहले मौलाना ने भगवान कृष्ण पर विवादित बयान दिया था। मौलाना जर्जीस अंसारी ने भगवान कृष्ण को मुसलमान बता दिया था और दावा किया था कि भगवान कृष्ण तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तब भी हिंदू संगठनों ने मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अब फिर मौलाना के खिलाफ शिकायत हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। आवेदन प्रस्तुत करने में उन्होंने उल्लेख किया है कि किसी अन्य धर्म के धार्मिक गुरु द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर तथाकथित रूप से टिप्पणी एक संवाद में की गई है। उसका वीडियो भी प्रथम दृष्टया उन्होंने दिखाया है। अभी उनसे वीडियो लिया जाना है और इसमें आगे कौन ये व्यक्ति, किसके द्वारा टिप्पणी की गई है, कब का ये वीडियो है, इन सब की जाँच की जाएगी। मौलाना कहा वो शुद्ध रूप से इस्लामिक प्रायोजित वो आतंकवादी है जो बहुसंख्यक समाज की भाव और भावना से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो चाहता है कि हमारी कुटाई हो जाए, हमारी धुलाई हो जाए, कि हम कल को बाहर कह सकें कि हिंदुस्तान रहने लायक है। मौलाना जर्जीस साहब एक आलिम दीन है, उनको बहुत एहतियात से बोलना चाहिए और इस बात को माहौल को देख कर बोलना चाहिए। ऐसी बात हमें कहना किसी धर्म को, लोगों को तकलीफ पहुँचाए, ऐसी बातों से हमें एहतियात बरतनी चाहिए। अगर कोई बात हमें करनी है तो हमें बैठकर संवाद करना चाहिए, ना कि मीडिया के जरिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। हिंदू जनमानस से मांग करता हूँ कि ऐसे बर्बरता पूर्वक हमारे सनातन संस्कृति पर, हमारे देवी देवता पर आपत्तिजनक शब्द कहने वाले को सरधर से अलग कर दिया जाए। ऐसे लोगों को जीने का कोई औचित्य, कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगाड़ा जा सके, कैसे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न किए जा सके। आज इस मौलाना के साथ क्या होना चाहिए? इस मौलाना के खिलाफ रासुका के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे मौलाना खुले में समाज के लिए घूमे, ये ठीक नहीं है। सवाल यह है कि आखिर मौलाना पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसे ऐसे बयानों के बाद भी एक और बयान देखिए। जब कृष्ण जी को मुसलमान बता दिया और 5 वक्त का नमाजी न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए
तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है ना माने। आइए अब आपको बताऊं कि ये मौलाना हैं कौन। इनके बड़े बड़े किस्से, बड़ी बड़ी कहानियां हैं और लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट है। ये इटावा के रहने वाले हैं और खुद को इस्लामिक उपदेशक बताते हैं। रामायण, भगवत गीता जैसे हिंदू ग्रंथों को पढ़ने का दावा करते हैं और हिंदू ग्रंथ के श्लोकों का गलत संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। विवादों से पुराना नाता रहा है और उसके खिलाफ कई केस भी दर्ज हुए। एक गंभीर मामले में मौलाना जर्जीस को सजा भी मिल चुकी है। 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस का दोषी माना था और सिर्फ दोषी मानने के बाद सजा भी हुई। 2016 के इस रेप केस और ब्लैकमेल केस में 10 साल की सजा हुई। फिलहाल जमानत पर बाहर है मौलाना, लेकिन विवादों में रहने के आदी हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी मोदी शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। एक भाषण में बंगाल को कहा कि मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। 2022 में एक विवादित बयान को लेकर मौलाना की बहुत आलोचना हुई। मौलाना जर्जीस ने तब महिलाओं के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की। अनुसूचित जनजाति आयोग ने जर्जीस के खिलाफ नोटिस जारी किया था। तो ये मौलाना की कुंडली है। लेकिन ताज्जुब ये कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मौलाना उल जलूल बयान दे रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पुलिस का प्लास्टर वाला ड्रामा। पुलिस को आपने परेड कराते, एनकाउंटर करते देखा होगा। यूपी से तस्वीरें बहुत बार आई। चेन स्नैचर का एनकाउंटर हो गया यूपी के उन्नाव में। गलती होगी बस मुझे माफ कर दो, अपना करने का गाड़ी लाओ भाई, गाड़ी। ये देखिए यूपी के देवरिया की तस्वीर है। लूट के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। इस तरह के एनकाउंटर होते हैं, वीडियो भी सामने आते हैं, बाकायदा वीडियो बनाए जाते हैं। और देखिए कैसे आरोपी चलता हुआ आ रहा है, पुलिस के कंधों पर दोनों हाथ हैं और वीडियो बन रहा है। ये वीडियो का फैशन पिछले दिनों बहुत बढ़ा। इसी तरह का एक वीडियो वायरल है इंदौर का। देखिए इंदौर में आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस तस्वीर में कि दो आरोपी, दोनों की ठीक से कुटाई हुई, दोनों हाथ में प्लास्टर है दोनों के, एक में पुलिस वाला डंडा लेकर चल रहा है, पुलिस की वर्दी में भी एक शख्स चल रहा है। अब ये तो आपने देख लिया पट्टी बांधे हुए। अब ये देखिए जरा, पट्टी खोलते हुए भी तस्वीरें सामने आ गई। यानी वो पट्टी सिर्फ वीडियो बनाने तक के लिए थी। ये देखिए, ये जो आरोपी थे पट्टियां खोल रहे हैं अपनी। वीडियो बन गया, काम पूरा हो गया। अब पट्टी और प्लास्टर उतार लिया जाए। और ये आपको बताऊं, इस बात का खुलासा हुआ कैसे। पुलिस वालों पर भी बहुत प्रेशर और दबाव है कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो काम के लिए ऐसे वीडियो भी बनाने पड़ रहे हैं। इंदौर में पुलिस के प्लास्टर वाले ड्रामे का मामला हीरानगर थाने का है। यहां की पुलिस ने कुछ दिन पहले तोड़फोड़ के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सिंघम जैसी छवि दिखाने के लिए पूरा ड्रामा रचा गया। ऐसा दिखाया गया कि जैसे आरोपियों के हाथ पांव तोड़ दिए गए। सड़क पर फर्जी पट्टी प्लास्टर बांधकर आरोपियों का जुलूस निकाला गया। सोशल मीडिया पर डालने के लिए इसका वीडियो भी तैयार किया गया। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब आरोपी जेल के पास पहुंचकर खुद अपना ही प्लास्टर उतारने लगे और पट्टी प्लास्टर उतारकर खुद ही उसे झाड़ियों में फेंकने लगे। इसी दौरान किसी की नजर पड़ गई तो उसने पूरे मामले का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस का पूरा ड्रामा बेनकाब हो गया। मामला अधिकारियों तक पहुंचा और फर्जी पट्टी वाले ड्रामे की जांच के आदेश दिए गए। आरोप यह भी लगा कि पुलिस कर्मियों ने आरोपियों से 20-20 हजार रुपए रिश्वत वसूली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच की जा रही है। सुनिए जरा, इंदौर के पुलिस कमिश्नर साहब ने भी ये तस्वीरें देखी, सुनिए क्या कह रहे हैं। वीडियो अभी सामने आया है जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो आरोपी हैं जिनको जेल भेजा जा रहा था उनके हाथ से पट्टी हटाई जा रही है।
तो मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने एक जांच गठित की है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आते हैं, जो साक्ष्य आते हैं, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत दर्दनाक खबर है, हिला देने वाली खबर है। कश्मीर में नाम पूछा और फिर गोली मारी, टारगेट किलिंग। आपको याद होगा पहलगाम में क्या हुआ था। पहलगाम में आतंकियों ने नाम पूछ कर गोलियां मारी थी और उसके बाद पूरा देश हिल गया था कि आतंकियों के इस बर्बर हरकत के बाद उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत। अब मैं आपको बताऊं, इसी तरह फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है। नाम पूछकर दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना को गोली मार दी गई। ये दो लोग जो वहां काम कर रहे थे, जो वहां नौकरी के लिए गए हुए थे, उन्हें गोली मार दी गई। और उसके बाद देखिए जरा, इन दोनों की टारगेट किलिंग की गई और फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। कुलगाम की घटना है, आतंकियों ने दोनों पर हमला किया, गोलियों की बौछार की। आतंकी जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए गैर कश्मीरियों को टारगेट करते हैं। ये आतंकी हाफिज सईद के संगठन से जुड़े हुए जिन दो लोगों को टारगेट किया गया, दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। ये उनका शव आप देख रहे हैं। अब आपको बताऊं किस तरह कश्मीर में नाम पूछकर गोली मारी गई। कुलगाम में आतंकियों ने पहलगाम जैसा हमला किया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पैटर्न वैसा ही है। पहलगाम में नाम पूछकर और धर्म पूछकर हमला किया गया। दावा है कुलगाम में भी आतंकियों ने ठीक वैसा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात का वक्त था 8:30 बजे, तभी दो आतंकी बाइक के जरिए ईंट के भट्टे पर आए और वहां जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे पहचान पूछी और उसके बाद उन्हें अलग ले गए। घटना के वक्त वहां कई मजदूर थे लेकिन सिर्फ 2 हिंदू थे। तो आतंकियों ने मुस्लिमों को छोड़कर हिंदुओं पर गोली बरसानी शुरू की। बाकायदा उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियों से उड़ा दिया। पुलिस को यह जानकारी मौके पर मौजूद दूसरे मजदूरों ने दी। एक की वहीं पर मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल में जान चली गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने 2 किलोमीटर के इलाके को सील किया। सर्च ऑपरेशन के साथ लोगों से पूछताछ कर जांच की जा रही है। उधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल बैठक की है। मजदूरों को सुरक्षा देने और आतंकियों के खात्मे को कहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित को मुआवजे का ऐलान किया है। मजदूरों के परिजनों को 16-16 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार भी पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि परिजनों को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ के सीएम। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। अपराधियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। और आइए अब आपको बताऊं, जिनकी टारगेट किलिंग की गई, जिनका नाम पूछकर उनकी हत्या की गई है, वो आखिर कौन लोग थे। आतंकियों ने उनको निशाना बनाया लेकिन अपने पीछे पूरा परिवार वो छोड़ गए। ये आप देख रहे हैं भूपेंद्र का घर है। भूपेंद्र के घर मातम पसरा हुआ। भूपेंद्र के साथ दीपक भी उसी ईंट के भट्टे पर काम कर रहे थे। यह दीपक के घर की तस्वीर है। आइए अब आपको बताऊं, ये 2 बेगुनाह जो आतंकियों की बर्बरता के शिकार हुए, ये अपने पीछे किस किस को छोड़ गए। आतंकी हमले में मरने वाले दोनों शख्स छत्तीसगढ़ के थे जो मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर आए हुए थे। दोनों यहां अपने परिवार के साथ रहकर मजदूरी करते थे। दोनों युवा थे जो ईंट के भट्टे पर रहकर काम करते थे।
मरने वालों में से एक मजदूर का नाम दीपक रात्रे है, जो छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बुंदेली के रहने वाले थे। मृतक दीपक की उम्र करीब 24 साल बताई जा रही। वो 1 साल पहले ही पत्नी और भाई के साथ वहां गए थे। वो अपनी मां, पत्नी और 2 साल के बेटे का इकलौता सहारा थे। दीपक का जम्मू कश्मीर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। दीपक के अलावा भूपेंद्र भैना आतंकियों के शिकार दूसरे मृतक का नाम भूपेंद्र है, जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के रहने वाले थे। दावा है वो 3 महीने पहले पत्नी के साथ मजदूरी करने गए थे, मगर परिवार पालने की जद्दोजहद में उनकी जान चली गई। भूपेंद्र अपने पीछे 2 साल का बेटा, बहन और दादी को छोड़ गए। सुनिए दीपक और भूपेंद्र के परिवार वाले क्या कह रहे हैं। जो कि उसके नाम पता पूछ करके और हिंदू मुस्लिम के नाम पूछा, उसके बाद हिंदू हो बोला, उसके बाद मार दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन है कि बहुत गरीब है, वो 2 भाई है, एक विकलांग है, एक वही है जिम्मेदार जो कि घर की पालन पोषण के लिए सक्षम है। और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ओकर भाई है थे विकलांग है, तो वही गुहार है मन के सरकार से कम 100 वाला यहाँ जल्दी पहुँचाए। इतने गरीब परिवार जो काम करने कमाने खाने के लिए वहाँ गए हैं, जो आज भारत के नागरिक भारत में सेफ नहीं है, तो आप इसको कहेंगे तो आप कहेंगे कि क्या। प्रशासन और प्रशासन से यही निवेदन है कि उसका पार्थिव शरीर जो है हमारे ग्राम पंचायत बुंदेली में जल्दी से जल्दी लाने की कृपा करेंगे। अब देखिए ये दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग यूपी बिहार से पहुंचते हैं काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। ये जरा कहां से कितने प्रवासी पहुंचते हैं और प्रवासी टारगेट पर क्यों हैं। करीब 3 से 5 लाख प्रवासी मजदूर हर साल कश्मीर आते हैं और इनमें सबसे ज्यादा मजदूर देश के 6 राज्यों से पहुंचते हैं। इनमें बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शामिल है। इन राज्यों से आकर ये लोग जम्मू कश्मीर में कई काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का, ईंट भट्टों का, सड़क परियोजनाओं के साथ ही ये बागवानी, कृषि, होटल, पर्यटन और छोटे उद्योगों में काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में सेब की खेती के लिए भी मजदूर लगते हैं, क्योंकि अगस्त से नवंबर तक सेब की तुड़ाई और ग्रेडिंग की जाती है। सेब की पैकेजिंग, लोडिंग जैसे कामों में भी ये मजदूरी करते हैं। साथ ही मुख्य सीजन में तो 800 से 900 रुपए रोज की दिहाड़ी मिलती है। ये वजह है कि कई मजदूर सेब के सीजन के बाद दूसरे कामों में भी लग जाते हैं। अब सुनिए जरा जो मजदूर वहां पहुंचते हैं काम करने के लिए, वो क्या कह रहे हैं। बेशक उनमें डर और खौफ भी है इस घटना के बाद। हम लोग को तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई डर है। हम लोग को बाबू सही है, यहाँ पे सही से रहते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। यहाँ तो सही है, सिक्योरिटी का बंदोबस्त अच्छा है। यहाँ की जो आर्मी है, मिलिट्री, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। आए भी थे कल, बोले हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भट्टे पे ही रहना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं, हमारा मालिक है हमारे साथ, हमें किस चीज़ का डर होगा। हमारी सपोर्ट में है वो भी मजदूरी करने आता है। दुख हुआ आप सुन के कि हाँ मतलब अफसोस है इस चीज़ का। हाँ संतोष है सर, हाँ बिल्कुल, डरने की बात नहीं, हमें कोई डरने की बात नहीं सर। बस आपके लोगों ऊपर है, बाकी सबको सही है। तो भाई देखो होता, कोई इंसान हुआ, इंसानियत के नाम से तो दुख तो होता ही है। देखिए उनके हौसले बुलंद हैं, उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन कौन सा वो आतंकी संगठन है जो जानबूझकर, नाम पूछ कर हत्या करता है। ताल्लुक है हाफिज सईद से। हमले की शुरुआती जांच में सुरक्षा एजेंसियों को शक है इस आतंकी अटैक के पीछे टीआरएफ का हाथ हो सकता है। आतंकी गुट टीआरएफ का पूरा नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसका पाकिस्तानी आतंकी संगठन से कनेक्शन है। टीआरएफ को लश्कर ए तैयबा का सहयोगी संगठन कहा जाता है। दरअसल टीआरएफ कश्मीर में बाहरियों को निशाना बनाते हैं, गैर कश्मीरियों को, इसलिए हमलावर आतंकियों के स्थानीय होने का भी शक है। माना यह जा रहा है कि इस हमले में शामिल आतंकी लोकल है। शुरुआती जांच का फोकस मोहम्मद लतीफ पर है। दावा है लतीफ पिछले साल टीआरएफ में शामिल हुआ था। हालांकि शुरुआती जांच में इस ओर भी इशारा किया गया है इस हमले में एक लोकल और एक विदेशी आतंकी हो सकता है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर तलाश की जा रही। दरअसल पिछले 2-3 सालों की बात की जाए तो कश्मीर के ईंट भट्टों पर ऐसे ही कई आतंकी हमले हुए थे। अकेले कुलगाम के इस पूरे इलाके में 20 से ज्यादा ईंट भट्टे हैं। तो पुलिस ने यहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए, इसलिए कुलगाम के इस ईंट भट्टे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसके फुटेज की पड़ताल कर सुरक्षाकर्मी जांच में जुट गए। इस हमले के बाद सुनिए सियासतदानों को। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस प्रकार के बयानों
की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। जब कोई आतंकवादी हमला होता है, ये राष्ट्र पर हमला है, ये कश्मीरियत पर हमला है, ये मानवता पर, इंसानियत पर हमला है, ऐसे वक्त पूरे देश को, सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ बोलना है। मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के, इनको यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। एक कश्मीरी 2 नॉन लोकल, ये सीरियस कंसर्न है हमारी पुलिस के लिए, हमारी एजेंसियों के लिए। ये आतंकी हमले कश्मीर की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसा पहलगाम अटैक के बाद हुआ है।